नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो ये क्लास है ये प्रावैधिक कला स्पेशलाइज है। याद रखिएगा, प्रावैधिक कला का जो पेपर है आपका वो 22 फरवरी को है। कब है? 22 फरवरी 2023 को आपका पेपर है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग हमारे सपने को साकार करें और 95/100 का नंबर जो है कंप्लीट करें, अपना टारगेट कंप्लीट करें। और उम्मीद है कि आप लोग कंप्लीट करेंगे। अगली बार भी हमने 95/100 का सपना देखा था और 99/100 का पूरा हुआ था। 99/100 का सपना पूरा हुआ था। 95/100 का जो स्कोर था लगभग 50 से 60 बंदों का था। 98, 97 और 96 लाने वाले लगभग 8 से 10 लोग थे और 99 तो प्रियंका जी ला के टॉप भी करती थी। ठीक है, इस बार भी हमें यही पूरी आशा है कि आप लोग ऐसा करेंगे और ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे, साफ सफाई पे विशेष ध्यान दे रहे होंगे, हर एक प्रश्न को सीरियसली ले रहे होंगे, हल्के में नहीं ले रहे होंगे। सीरियसली लेने का मतलब यहाँ ये है कि जो 100 नंबर का आपका पेपर है, हर एक खंड, जैसे आप सेक्शन ए देखते हैं, सेक्शन ए में जो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे इन्हें करने का पूरे प्रयास आप कर रहे हैं। सेक्शन बी जो आपका है, अक्षर लेखन बढ़िया से साफ़ सुथरा आप कर रहे हैं। सेक्शन सी जो है, आप जो है क्षेत्रफल से संबंधित सभी क्वेश्चंस, आयतन, क्षेत्रफल, परवलय, परवलय से सॉल्व कर रहे हैं, उसकी रचना विधि लिख रहे हैं, साफ़ सुथरा लिख रहे हैं। सेक्शन डी की अगर बात होती है, रचनात्मक ठोस ज्यामिति, प्रश्न अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं, रचना विधि आप आराम से लिख रहे हैं, अच्छे से लिख रहे हैं, ऐसा हम मानते हैं। जो सेक्शन डी के बाद सेक्शन ई आता है, समितीय चित्रण है, बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे हैं और इस पर अपनी रचना विधि और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उसके बाद सेक्शन एफ जो आपका 60 है नहीं 30 नंबर का होता है, इस पर आप अपना जो है, जो आपका मजबूत है, चाहे वो प्रकृति चित्रण हो, प्राकृतिक दृश्य चित्रण हो या स्मृति चित्रण हो, जो भी आप है जिसमें पारंगत हैं, बढ़िया से कर लेते हैं, वो वाला पोर्शन आप कर रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, साफ सफाई विशेष ध्यान दे रहे हैं, चित्रों का उचित अनुपात दे रहे हैं, हमेशा मान के चल रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो बाबू आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। थोड़ा सा मेहनत करें, ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे तो कोई प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा जटिल नहीं है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं बाद में एडमिशन लिया है क्या होगा, उनको भी वही प्लेलिस्ट फॉलो करवा दी गई है, प्ले लिस्ट भेज दी गई है, आप प्ले लिस्ट देख लें, उसमें सभी क्लासेस क्रमवार दी गई हैं, उन्हीं क्लासेस को फॉलो करें, काम आपका हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न कह रहा है, आज जो है ये सेक्शन ए से संबंधित प्रश्न है, लगभग 30-40 प्रश्न होंगे, हमें लग रहा है 30 प्रश्न आज है। और हाथ से लिखना थोड़ा सा मेहनत का काम है। आज थोड़ी सी तबीयत भी डाउन थी, इसलिए जो है क्लास बहुत अच्छी नहीं हो पाई, तो उसके लिए हमें माफ़ी चाहते हैं, माफ़ करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए स्पेशलाइज है, मैराथन कह सकते हो, महामैराथन कर सकते हो, जो आपका नाम हो वो दे सकते हो। दिया जा रहा है कि साधारण मापनी पे कितनी मापें, ये पूछा जाता है, तो 2 मापें मित्रों मापी जाती हैं। साधारण मापनी पूछा जाए तो 2 माप लगाना, जबकि दूसरा पॉइंट दिया गया विकर्ण मापनी पर कितनी माप, तो बेटा 3 माप यहाँ पे दर्शाया जाता है। और आगे अगर बात करते हैं, तीसरा पॉइंट दिया गया है कि जो है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई कितनी होती है। तो कोई भी इंग्लिश का अक्षर हो, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, कोई भी हो, जेड हो, एक्स हो, वाई हो, तो उसका जो हाइट होगा ये वाला, ये सदैव 7 खाना होगा और खाने के जो आकार होंगे वो आधा सेंटीमीटर का होगा, यानी 0.5 सेंटीमीटर का होगा, याद रखना। अगला पॉइंट 4 नंबर दिया गया, कह रहा है अंग्रेजी के अक्षर एम और डब्ल्यू की चौड़ाई कितने खाने की होती है। आप जानते हैं इसकी जो लंबाई है वो तो 7 खाना हो गया, कितना है 7 खाना, लेकिन इसको चौड़ाई में लिखने में कितने खाने लगेंगे, तो यहाँ पे 5 खाने लगते हैं। एम और डब्ल्यू को लिखने में 5 खाने लगते हैं। और अगला पॉइंट दिया गया कि अंग्रेजी का अक्षर है आई, आई की चौड़ाई कितने खाने होती है, तो आई की चौड़ाई केवल 1 खाना होती है। और आई की हाइट कितनी होती है, तो 7 होती है। 7 खानों की ऊंचाई आई में आराम से होती है, याद रखना। ये सब की पॉइंट है, एकदम दिमाग में बिठा लेना है। अगला पॉइंट 6 नंबर कह रहा है, प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच एक खाने का रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। जैसे आपने लिखना है NIRAJ, नीरज सर, SIR,
तो मित्रों इसको लिखने के लिए आप जो लाइनिंग खींचेंगे, जो आप इसका डाटा बनाएंगे, पहले आपको यही लाइनिंग खींचनी होती है ना। तो जो आप लाइनिंग ये वाला ग्राफ बनाएंगे तो इसमें नीरज लिखने के बाद जैसे आप n लिखेंगे तो n लिखने के बाद आपको कितने खाने छोड़ने होंगे, ऐसे 4 खानों में तो n लिखा जाएगा आपका इस टाइप से। n लिखने के बाद आप i लिखने के लिए पहले एक खाना सादा छोड़ेंगे, देन i लिखेंगे इस टाइप से, ठीक है। तो क्या काम करना होगा आपको नीरज लिखने के लिए, नीरज सर लिखना है, कोई भी अक्षर लिखिएगा, अगर लिखा है गया है 2 अक्षर तो उसके बीच एक खाना छोड़ा जाता है, क्वेश्चन खूब छपता है, इम्पोर्टेंस है, ध्यान दीजिएगा। और आगे अगर बात करते हैं, कहा जाता है घनघनाभ क्षेत्रफल से भी खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसका आयतन आपको याद रखना है। घनाभ का आयतन क्या होता है, तो लंबाई उसके साथ चौड़ाई उसके साथ ऊंचाई, तो LBH होता है घनाभ का जो है क्या, LBH क्या होता है, आयतन होता है, वॉल्यूम होता है। घन का आयतन क्या होता है मित्रों, घन आप जानते हैं इस टाइप की आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, वो आपका घन कहलाता है। तो इसमें भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, जैसे यहाँ पे L आपका है, B आपका है, H आपका है, ये सब असमान है इसलिए इनका गुणा कर दिया गया। घन में होता क्या है, सभी समान होती हैं तो इसलिए A हो जाता है, तो इसे A³ लिख दिया जाता है। ऐसे घन के विकर्ण की बात हो, कभी कभी छप जाता है क्वेश्चन, तो घन का विकर्ण क्या होता है, √3 इंटू भुजा, भुजा आपने A माना है तो A, भुजा आपने x माना है तो x, तो √3 इंटू भुजा घन का विकर्ण होता है। और आगे अगर बात करते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ मतलब कोई भी जो है किनारा छूटे ना, तो उसे कहा जाता है 6 के साथ गुणा कर लो, उसके बाद भुजा गुणे भुजा कर लो, यानी भुजाओं का स्क्वायर कर लो, 6 से गुणा कर दो। क्यों, क्योंकि जो है घन होता है, घन में टोटल कितने फलक होते हैं, तो घन में फलकों की संख्या होती 6, आप देखना काउंट कर लेना, देखो हम काउंट करवाए दे रहे हैं। पहला फलक आपका ये पीछे वाला 1 हो गया, दूसरा फलक ये आपका फ्रंट वाला 2 हो गया, तीसरा फलक आपका ये 3 हो गया, चौथा फलक आपका ये पीछे वाला 4 हो गया, पांचवा फलक आपका ये नीचे वाला ये 5 हो गया, और छठवां फलक आपका ये ऊपर वाला। 6 फलक होते हैं इसलिए 6 फलकों के साथ भुजा गुणे भुजा कर लेना है, क्योंकि घन है, घन का आप जानते हैं इसकी वैल्यू A होगी, इसकी वैल्यू A होगी, तो इसीलिए A² होता है, A² होता है, ठीक। तो इस टाइप से 6 गुणे भुजा स्क्वायर कर लेना तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। और आगे बात करते हैं, बेलन की बात आ जाएगी। बेलन का आयतन क्या होता है मित्रों, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है। बेलन का जो आधार होता है आप सब जानते हैं ये क्या है, बेलन का जो आधार होता है वो मूल रूप से आपका वृत्त होता है, और वृत्त का आधार मतलब πr², और उसका जो क्षेत्रफल आप ऊंचाई के साथ गुणा कर लो तो बेलन का आयतन आ जाता है। तो बेलन का आयतन क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल है πr², ऊंचाई है h, πr²h, बेलन का आयतन आ गया। और आगे बात करते हैं, तो कह रहा है बेलन का वक्र पृष्ठ की आधार जो है वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो आधार की परिधि हो उसके साथ ऊंचाई हो। बेलन का वक्र पृष्ठ जो होगा वो आधार की परिधि पूछा जा रहा है, परिधि होता है किसी की जो है चारों साइडों वाला बेल्ट ये, और ये क्या होता है आप जानते हैं इस साइड में πr होता है, पाई और r, इसके साथ 2 लगा दो क्योंकि एक इधर है एक इधर, तो 2πr हो गया। 2πr के साथ h से गुणा कर लो, वक्र पृष्ठ आ जाएगा बेलन का। वक्र पृष्ठ मतलब है चारों साइडों से ऐसे कवर चढ़ा देना, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 13 कह रहा है क्या होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। मित्रों बेलन का संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ के साथ दोनों सिरों का जो क्षेत्रफल ऐड कर लिया जाए, वक्र पृष्ठ का जो है उसके साथ दोनों सिरों का क्षेत्रफल ऐड कर लो, संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। वक्र पृष्ठ 2πrh अभी आपने देखा है, और जो दोनों सिरों का क्षेत्रफल होगा 2πr² होगा। तो इस टाइप से जो आपका डाटा बनेगा 2πrh + r बनेगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला पॉइंट 14 नंबर कह रहा है समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर ये है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर मित्रों समबाहु त्रिभुज की भुजा A दिया गया है तो जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल बनेगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा गुणे भुजा। तो √3/4 कर लो, भुजा गुणे भुजा कर लो, ये आपका समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अगर उसकी भुजा A है तो A² हो जाएगा। √3/4 भुजा स्क्वायर जो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। और आगे बात करते हैं गोले की बात आ जाएगी। गोला मतलब ठोस वाला, ये
बिल्कुल, चाहे इस साइड से देखो चाहे इस साइड से देखो गेंद। तो गोले का आयतन क्या होता है मित्रों, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब गोले का आयतन है। जबकि गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठ होता है। एक गोला होता है, इसी को आधा से काट दो तो जो आपका फूटा हुआ गेंद होता है वो आपका अर्धगोला होता है। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, तो 4 से 2 को भाग दे दो तो 2 बचेगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब, यानी 2/3 पाई आर क्यूब जो है वो अर्धगोले का क्या है, आयतन है। आयतन है, याद रखना। और आगे बात करते हैं। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या है। अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ है मित्रों वो 3 पाई आर स्क्वायर है। क्या है, 3 पाई आर स्क्वायर। ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ की बात हो रही है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या है, 3 पाई आर स्क्वायर। जबकि आपने अभी गोला देखा था, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या था, 3 की जगह 4 लिखा था, 4 पाई आर स्क्वायर। आगे बात करते हैं। एक आकृति आ जाएगी शंकु, और शंकु आप जानते हैं इस टाइप वाली आकृति होती है। शंकु का आयतन बहुत पूछा जाता है। 1/3 के साथ आधार का क्षेत्रफल ले लो, उन्हें लंबवत ऊंचाई ले लो। तो 1/3 आधार का क्षेत्रफल, शंकु का आधार क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। हाइट से गुणा कर दो 1/3 के साथ, आपका शंकु का आयतन आ जाएगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर शंकु का आयतन होता है। आगे बात करते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो तिरछा पृष्ठ है प्लस आधार का क्षेत्रफल है। तो आपका पाई आर एल तो आपका तिरछा पृष्ठ हो गया, और पाई आर स्क्वायर जो है आधार का क्षेत्रफल हो गया। तो इस टाइप से शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है पाई आर एल प्लस आर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। तिरछे अक्षरों में वाक्य लिखते समय अक्षरों का झुकाव कितना होता है। तो अगर आपको तिरछी लिखावट में अक्षर लिखना है इस टाइप वाले में, तो आप देखते होंगे कि ये जो झुकाव होता है ये 75 डिग्री होता है, तो 75 डिग्री होता है। याद रखना, बहुत की पॉइंट है। और आगे बात करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निरूपक भिन्न में अंश सदैव क्या होता है। तो कोई भी आर एफ आप निकाल रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, तो उसका जो अंश होगा सदैव 1 होता है। अंश को 1 बनाना होता है, हर सदैव अंश से बड़ा होता है। अगला पॉइंट वही कह रहा है। निरूपक भिन्न में जो हर है सदैव अंश से बड़ा होता है, क्योंकि अंश सदैव 1 होता है। हर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1000, 2000, 5000, 10,000, 2, 4, 5, 6, 8, 10 कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है निरूपक भिन्न। तो मित्रों जो आर एफ होता है उसका कोई भी इकाई मान नहीं होता है। यानी आप आर एफ निकाले तो उसके पीछे ना सेंटीमीटर लगेगा, ना मीटर लगेगा, ना किलोमीटर लगेगा, ना हेक्टोमीटर लगेगा, ना डेकामीटर लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। कुल मिला के कोई इकाई मान नहीं होता है। आगे बात करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है विकर्ण मापनी द्वारा कितनी माप मापी जाती है। मित्रों जो विकर्ण मापनी होती है उस पर 3 माप यानी 3 यूनिट जो है यूनिट को दर्शाया जाता है। ये यूनिटें भी पूछी जाती हैं। तो 1 किलोमीटर ले लो, दूसरा हेक्टोमीटर ले लो, तीसरा जो है डेकामीटर ले लो। किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर किस पे मापी जाती हैं। तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर जो मापी जाती हैं वो विकर्ण मापनी की यूनिट्स हैं, विकर्ण मापनी की मापें हैं। याद रखना, विकर्ण मापनी मतलब 3 माप दर्शाने वाली मापनी आपके सिलेबस में है। कई जगह ये विकर्ण मापनी की जगह कर्णवत पैमाना दिया जाता है। कर्णवत पैमाना ये आपका विशुद्ध हिंदी लिखा है। और कर्णवत पैमाना पे कितनी माप, तो वहाँ भी आप 3 ही माप लिखना मित्रों। जो है परेशान मत होना कि ये कुछ बहुत जटिल पूछ लिया गया। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है प्रश्न संख्या 26 कह रहा है 10 मिमी को 1 सेंटीमीटर से प्रदर्शित करना। तो इसका आर एफ क्या होगा। मित्रों जो आर एफ होता है, आर एफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ये कहलाता है चित्र पे माप बटा वास्तविक माप का अनुपात। चित्र पे माप 1 सेंटीमीटर है और जो वास्तविक माप है 10 मीटर है। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। गुणा कर देना भैया, 1 बटा कितना हो जाएगा, 1 बटा 1000 हो जाएगा। यही आपका आर एफ आ जाएगा इसका। ठीक। और आगे बात करते हैं। कहा गया समपरिमाण मापनी। समपरिमाण मापनी मतलब सभी परिमाण समान हो, ऐसा बनाने वाली प्रयुक्त तीनों रेखाओं का कोण कैसा होगा। अगर समपरिमाण मापनी आपको बनाना है, समपरिमाण मापनी बनाना है तो इस टाइप की आपकी मापनी बनेगी और इस मापनी में एक कोण आपका 90 डिग्री हो जाएगा,
दूसरा कोण आपका 60 डिग्री हो जाएगा और तीसरा कोण जो है आपका वो 30 डिग्री हो जाएगा। इस टाइप से आप समपरिमाण मापनी बना सकते हैं 30 60 90 के एंगल पे, 30 60 90 के रेशियो पे। आगे बात करते हैं, प्रश्न संख्या 28 की बात हो रही है। आपसे पूछ रहा है 5 सेंटीमीटर 3 मीटर को प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी का निरूपक भिन्न बताओ। 5 सेंटीमीटर है, 3 मीटर है, आपको आरएफ कैसे निकालेंगे? आरएफ इक्वल टू होगा चित्र पे माप बटा वास्तविक माप। चित्र पे माप सदैव छोटा होता है, सेंटीमीटर वाला होगा 5 सेंटीमीटर। वास्तविक माप कितना है? 3 मीटर है। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करना होगा, 3 बटा 100 हो जाएगा, काट देना, 20 पंचे 100 और 20 तियां 60। तो इसका जो आरएफ निकल के आएगा 1 बटा 60 आएगा। यही आपका आंसर बनेगा। देखिए लिखा हुआ है, इसका निरूपक भिन्न 1 बटा 60 होता है। और आगे बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन आपसे कुछ पूछ रहा है। 29 नंबर कह रहा है स्पर्श रेखाएं दीर्घवृत्त में किसको स्पर्श करती हैं? तो वक्र को स्पर्श करती हैं। ये आपका दीर्घवृत्त होता है मित्रों, और स्पर्श रेखा आप कहीं से भी खींचो, जैसे आप देखोगे इधर से खींचना चाहते हो तब भी ये वक्र ही कहलाता है, इधर से भी खींचना चाहो तब भी ये वक्र ही होगा, इधर से भी खींचोगे तब भी वक्र ही होगा। तो यानी क्या होता है, दीर्घवृत्त में जो स्पर्श रेखा होती है, स्पर्शी रेखा सदैव वक्र को जो है टारगेट करती है, वक्र को ही काट के आगे बढ़ती है। और आगे बात करते हैं 30 नंबर पॉइंट दिया गया कि दीर्घवृत्त में 2 नाभियां होती हैं। हाँ सच्चाई है। आप ऐसा एक इलिप्स बनाइएगा, इलिप्स में चाहे आप ये दीर्घ अक्षखंड खींचे चाहे ये लघु अक्षखंड खींचे। लघु माने होता है छोटा छोटा वाला अक्षखंड, दीर्घ माने होता है बड़ा तो बड़ा वाला अक्षखंड। कोई भी लघु अक्षखंड या दीर्घ अक्षखंड खींचेंगे तो उसमें सदैव 2 नाभियां N1 और N2 होती हैं, या फिर N1 और N2 होती हैं। तो सदैव 2 नाभियां होती हैं, ये आपको याद रखना होगा। अगला पॉइंट दिया गया है 31 नंबर, कहा गया है घन के कितने फलक होते हैं मित्रों? तो जो घन के फलक होते हैं उनकी संख्या होती है 6। अभी हमने काउंट करवाया घन के कितने फलक, तो 6 फलक। कैसे? तो देखो, एक फलक ये हो गया, दूसरा फलक ये हो गया, बना दिया, तीसरा फलक इस टाइप से ये अभी ऊपर वाला बना, 3 हो गया, चौथा फलक ये वाला बन गया, चौथा फलक हो गया, पांचवा फलक ये वाला बना दिया और छठवां फलक ये नीचे वाला। नहीं काउंट कर पाए, फिर से देख लो। पहला फलक आपका ये वाला दिखाई दे रहा है, 1 हो गया। दूसरा फलक आपका ये वाला दिखाई दे रहा है, 2 हो गया। तीसरा फलक आपका ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला, 3 हो गया। चौथा फलक आपको ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला, 4 हो गया। पांचवा फलक जो आपको दिखाई दे रहा है ये सबसे ऊपर वाला दिखाई दे रहा है, ये 5 हो गया। और छठवां फलक आपका सबसे नीचे वाला दिखाई दे रहा है, ये। तो कितने फलक होते हैं? 6 होते हैं। अगर 6 पन्नों को आपस में आप इस टाइप से एडजस्ट कर लो तो आपका क्या होगा? घन होगा। ठीक। कोर की अगर बात करें, यहाँ पे अगर कोर शब्द दे दे, कोर मतलब होता है किनारा, तो कितने किनारे होते हैं भैया? कोरों की संख्या 12 आएगी। कैसे आएगी? देख लो, 1 2 3 4, 4 इधर आया, 5 6 7 8, 8 हो गया। ये वाला 9, ये वाला 10, ये वाला 11, ये वाला 12। तो 12 कोर होते हैं। फलक कितने होते हैं? फलक 6 होते हैं, याद रखना। ठीक, चाहे घन पूछे चाहे घन आप पूछे, दोनों में यही बात होती है। अंतिम प्रश्न जो आपका है ये 32 नंबर है। कह रहा है समपार्श्व का पार्श्व कैसा होता है? तो कोई भी समपार्श्व है उसका जो पार्श्व होगा, पास वाला होगा, वो सदैव आयताकार होता है। अगर त्रिभुजाकार समपार्श्व है तब त्रिभुजाकार आएगा, नहीं तो कोई भी समपार्श्व अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से समपार्श्व का पार्श्व कैसा, तो आपको आयताकार यानी यही लगाना होगा, रेक्टेंगुलाकार। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी होगी। आपका जो सेक्शन ए है इसको करने में सहायक साबित होगी। ये 10 नंबर में 10 नंबर आपको लाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयास करते रहेंगे, अनवरत प्रयास करते रहेंगे। सपना हमारा है 95/100 का। हमें उम्मीद है आप लोग इस पे खरा उतरेंगे और अपने माँ बाप का सपना साकार करेंगे, हमारा भी सपना साकार करेंगे। मिलते हैं फिर में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।